तेलंगाना से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान कंप्लीट हुआ। अब काउंटिंग का इंतजार और काउंटिंग में थोड़ी देरी है। आपत्तियों पर चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार। वोटों की गिनती इसलिए रुकी हुई है। दोनों दलों ने अधिकारियों से शिकायत की। चुनाव अधिकारियों से बीजेपी ने 2 वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने भी 1 वोट पर आपत्ति दर्ज कराई है। ऑब्जेक्शन पर क्लैरिटी के बाद ही शुरू होगी काउंटिंग। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, विधानसभा परिसर में है। और किस तरह की आपत्तियां हैं, किस तरह के सवाल उठाए गए हैं, किस तरह का माहौल है? जी जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल नासिर, इस वक्त हम विधानसभा में ही मौजूद हैं। सब कुछ सामान्य होता तो 5 बजे जो वोटों की काउंटिंग है जी वो शुरू हो चुकी होती, लेकिन इसमें अभी कुछ विलंब रहेगा। उसका कारण है कांग्रेस और भाजपा की तरफ से वोटों को लेकर के दी गई आपत्तियां, सीक्रेसी लीक होने को लेकर के ये जो आपत्तियां हैं वो दी गई है। 2 कांग्रेस के विधायक हैं और जिनकी शिकायत बीजेपी ने दी है, और एक बीजेपी के विधायक है जिनकी शिकायत जो है कांग्रेस की तरफ से दी गई है। अब इनको जो है चुनाव आयोग को भेजा जाएगा और चुनाव आयोग तमाम इसकी जो जांच है उसे करने के बाद वापस रिप्लाई जब करेगा, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि काउंटिंग सुचारू तौर पर शुरू होगी। इसी के साथ साथ और भी जो घटनाक्रम है इसमें क्या कुछ रहेगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र धीमान साहब। जब राज्यसभा का चुनाव होता है आप खबरें अभी तक पर पूरी जानकारी भी देते हैं और आंकड़ों को लेकर के भी जानकारी आपकी पूरी सटीक निकलती है। मौजूदा समय में अभी कितना विलंब, जो हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, और किस तरीके से किन किन वोटों को लेकर के आपत्तियां हुई है, कुछ आप जानकारी भी दे सकें उस बात को लेकर। जितेंद्र चौधरी जी, जैसे मैंने आपके चैनल पे भी देखा है कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस के एमएलए ने भी बताया और बीजेपी के एमएलए ने भी बताया, ये जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के होते हैं उनको वोट दिखाना होता है और अन्य किसी को वोट नहीं दिखाना होता। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रिजल्ट को प्रभावित करता है वो सबसे ज़्यादा वोट रद्द होने का होता है। सबसे ज़्यादा वोट डालना या क्रॉस होना तो एक अलग विषय है, पर इसमें रद्द होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और रद्द इतना बारीकी और टेक्निकल होता है कि किसी भी तरीके से छोटी सी भी गलती से वो वोट रद्द हो सकता है। इसलिए राज्यसभा चुनाव में जहाँ पर भी कहीं, हरियाणा नहीं पूरे देश में, जब भी किसी राज्य में राज्यसभा चुनाव होता है, विपक्षी दल कोई सा भी हो, एक दूसरे के सामने जिसके कैंडिडेट खड़े होते हैं वो एक दूसरे की वोट को रद्द कराने के लिए प्रयास करते हैं और आपत्ति दर्ज कराते हैं। 88 हैं क्योंकि INLD ने वोट नहीं दिए। वोट अगर रद्द होता है तो क्या संख्या घटती है या फिर वो 88 में ही काउंट होता है? फिर जितेंद्र जी, इसमें फार्मूला बड़ा स्पष्ट है। वैध वोट पोल वोट में मानी जाती है, मतलब नहीं, वो जितने वैलिड वोट होंगे, मेन इसमें है वैलिड वोट का। अच्छा, पोल कितने में वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बोल कितने जो डलने के बाद वैध पाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर हम 3 वोट काल्पनिक तौर पे बात करते हैं, वैसे तो अभी जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि चुनाव आयोग को ये शिकायत भी और जो वीडियोग्राफी चुनाव आयोग की तरफ से सरकारी तौर पर की जाती है, उस वीडियोग्राफी को पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट और जो कैंडिडेट एजेंट जो होते हैं वो सब लोग वहाँ पर सामूहिक रूप से भी खुद भी देखते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी वो भेजी जाती है। दीपेंद्र हुड्डा पीछे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे उतरते हुए। और यह अभी हालांकि किसी भी तरीके से जो बातचीत है वो मीडिया के साथ फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं। वापस धीमान साहब के पास हम लौटेंगे। जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा था कि जो वोट रद्द होता है, वोट रद्द करने के लिए प्रक्रिया है, जो उसमें वीडियो है, जैसे क्रिकेट में 3rd एम्पायर को दिखाया जाता है कि वोट वो टच हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे इसमें वीडियो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाती है। अच्छा, संभावनाएं क्या क्या होते हैं? जैसे वोट रद्द है, इसके अलावा क्रॉस वोट है, कोई और संभावना भी होती है जो यहाँ के स्तर पर भी? जिसको मैं अभी वोट रद्द होने की प्रक्रिया की बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उसको देखता है और रिटर्निंग अफसर के सामने दोनों तीनों जो कैंडिडेट्स हैं तो वो भी, और उनके जो एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंट भी होते हैं या पोलिंग एजेंट जो पोल चल रहा होता है, वो भी उस वीडियोग्राफी को देखते हैं। और क्योंकि रिटर्निंग अफसर अंतिम फैसला नहीं कर पाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही अंतिम फैसला होता है, क्योंकि तो रिटर्निंग अफसर हैं, तो वो ये देखते हैं कि क्या ये वोट जिस पे आपत्ति जताएगी कि वोट सीक्रेसी लूज हुई या नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेसी लूज होने के 2 ही कारण हैं। जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के अलावा कोई और वोट नहीं देख सकता है। सामान्य तौर पर वेग झूठी जिसको बोलते हैं शिकायतें भी की जाती हैं कि मैंने ये वोट इसकी देख ली और सीक्रेसी लूज होगी। अगर तो पोलिंग वीडियोग्राफी में स्पष्ट होगा
कि जो उस पार्टी के एमएलए के जो वोट देखने का अधिकृत था, उसके अलावा किसी दूसरे अन्य ने अधिकृत ने जो अनधिकृत वोट दिया इलेक्शन कमीशन को तो वो उसका रद्द कर देगा। और अगर वो नहीं उसने देखा है तो वो उस शिकायत को निर्धारित करके जीरो कर देगा और वो वैध माना जाएगा। इसमें एक प्रक्रिया में टाइम कितना लग सकता है? इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पिछली दफ़ा मुझे याद है, मैं और आप जब देर रात तक भी खड़े रहे थे, एक तो अभी ये तो अपेरेंटली जो आपत्ति दर्ज कराई, अब एक आपत्ति ड्यूरिंग काउंटिंग भी आती है। अच्छा, जब मत के ऊपर किसी ने टिक मार्क कर दिया है, जिसमें कह रहा हूँ कि रद्द होने की ज्यादा संभावना रहती है, अगर किसी ने टिक मार्क कर दिया तो वोट रद्द होगा। तो यहीं पे फैसला हो जाता होगा उसका? यहाँ भी उसका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पहले तो ये तय करते हैं, फिर फैसला वहीं पर होता है। जैसे काउंटिंग शुरू करने के लिए भी वहाँ पर और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए भी अनुमति वहाँ से लेते हैं। हर चीज़ का वहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर किसी ने टिक मार्क कर दिया है तो भी वोट रद्द होगा। और अगर किसी ने उस कॉलम में 1 और 2 जहां पर लिखा है, बीजेपी के एमएलए ने तो फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस लिखा है, कांग्रेस के एमएलए ने फर्स्ट ही, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ही लिखा, उनका सेकंड प्रेफरेंस कोई था ही नहीं। अगर उस कॉलम में वो कहीं ऊपर या नीचे टच हो जाए तो भी उसका रद्द हो जाता है। तो काउंटिंग के दौरान एक दूसरे के कैंडिडेट जो हैं वो एक दूसरे का वोट रद्द कराने के लिए उसमें आपत्ति जताते हैं। इसमें भी बहुत समय लग जाता है। अन्यथा 90 में से 88 एमएलए की वोट काउंट करने में ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। वो एक बारीकी बहुत बारीकी देखे जाते हैं। और फिर कई बार पहली दफा में अगर उनको लगता है कि वोट रद्द है तो इस तरफ रख लेते हैं, फिर दोबारा फिर उसको चेक करते हैं कि वोट रद्द है। इसलिए इस वोट रद्द होने से, जैसे आप कह रहे थे कि उसका कितना असर पड़ता है, अगर हम ये मान के चलें कि 88 के 88 वोट वैध पाए गए तो 88 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे। वो एक कैंडिडेट को जीतने के लिए वोट चाहिए। जैसे इसमें अगर हम 88 से करें और अगर 3 जो रद्द है वो अगर वो रद्द हो गए तो फिर हमारे वो जो 88 3 तो पहले 2 तो पहले नहीं आए थे और 3 बाद 5 हो गए। 85 से कैलकुलेशन डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 करके जाएगा। अच्छा। इसमें जो बहुत सारे दर्शकों को ये राज्यसभा का चुनाव टेक्निकल होता है, जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी होती है उनको मान लिया जिसको किसी को 28 वोट चाहिए जीतने के लिए और उसको 38 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के पड़े हैं, तो उसको जो रिमेनिंग 10 वोट हैं वो उसको शिफ्ट हो जाएंगे जिसको उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस भरी है। लेकिन जो 3 वोट में अगर एक और कैंसिल, जो अनिल विज वाली भी हम बात करते हो, तो इधर भी नुकसान होता है। तो वो तो हमने 85 कहा गया ना, तो 85 में से जितने वोट उसको कैंडिडेट को पड़े हैं, उसको जीत के लिए 28 और मिले उसको 38, तो 10 वोट उस कैंडिडेट को चले जाएंगे शिफ्ट को जिसको उसने सेकंड प्रेफरेंस भरा है। एक पॉइंट तो ये क्लियर है। दूसरा, कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं, इस कैंडिडेट्स को जैसे 28.33 उसमें 29.33 चाहिए अगर वो हमारे 88 वोट में पाया जाता है। तो अगर किसी को 38 पड़े हैं, जैसे संजय भाटिया को मान लिया ऊपर का ट्रांसफर हो जाएगा, 29.33 से ऊपर 3 से ऊपर का ट्रांसफर 8.64 नहीं। लेकिन पॉइंट्स की कैलकुलेशन तो तब होती है ना दिमान साहब, जब वोट बराबर हो। नहीं, ये मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपने कैलकुलेट भी किया है। आप संजय कल्पना करते हैं कि संजय भाटिया को पड़े नहीं 85 मान करके 88 पे करते हैं। अच्छा, 88 पे ये सब कुछ वैलिड है। 88 पे फिर 30.33 आता है। 30.33 नहीं, आप देखो उसको कैलकुलेट करते हैं, हम आपको भी बताते हैं। हमारे दर्शकों की इस कैलकुलेशन को समझे और हम भी वो भी बिल्कुल 88 तक़सीम 3 29.3 जमा 1 30.30 तो 30.33 बचा। हाँ, 30.33 बोला। अब 30.33 में से अगर संजय भाटिया को 38 वोट पड़े हैं तो माइनस 30.33 7.67 वोट 0.67 हाँ 7.67 वोट उसको शिफ्ट हो जाएंगे जिसको सेकंड प्रेफरेंस भरी है, वो है तीसरा अंदर। ये वोट और उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो वोट पड़ी है या क्रॉस वोट से जो वोट पड़ी है वो वोट और 7.67 वोट उसमें जुड़ जाएंगे। उसको अगर संख्या फिर भी वो जो हमारी 30.33 वोट से कम रही तो उसकी हार हो जाएगी। अगर वो 30.33 वोट ले जाता है तो उसकी जीत हो जाएगी। तो फर्स्ट कैंडिडेट को जीतने के लिए 30.33 वोट चाहिए। अब आते हैं कांग्रेस की। ये तो 20.67 ही हुई फिर भी, तो फिर 30 मिनट तक दिन नहीं जाता, नहीं जीत होगी। अगर उतने वोट नहीं आते तो नहीं जीत होगी। अब हम कल्पना करते हैं, जैसे चर्चा चल रही है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल में है कि कांग्रेस के कितने वोट क्रॉस आप मार के चल रहे हैं, कितने वोट क्रॉस हुए होंगे? मुझे लगता है कि 4 वोट के आसपास। अगर आपको कल्पना करें, कल्पना पे बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 में से वोट है तो 4 वोट कांग्रेस के कम हो गए। 4 कम हो, 37 में से 4 माइनस 33। अगर इसमें से 2 वोट रद्द भी कर लिए जाए, 3 कर लो। नहीं, कांग्रेस के तो 2 ही आपत्ति है ना। अच्छा, कांग्रेस के 2 वोट पे आपत्ति है। अभी तो फिर कागज भी तो खुलने हैं सर। हाँ, कागज भी खुलने पर फिर भी 2 जैसे आपत्ति है। अगर 2 भी आपत्ति है तो भी उसके 32 वोट पड़े जो कि 30.33 से ज्यादा है।
तो ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत की संभावना पूरी है। अगर ये वोट किसी तरीके से घट के उतने हो जाएंगे, वैलिड वोट जो है कम रह जाएंगी, फिर सब कैलकुलेशन पे कम। अच्छा, इसमें इनेलो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है यहाँ तो। अभी जिस हिसाब से एक वोट पॉइंट दशमलव भी काउंट करना पड़ रहा है, अगर बीजेपी को जो प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी, जो समर्थित प्रत्याशी important उसके नजर से हम देखें तो देखिए, लेकिन वो कहाँ जाते हैं ये भी अभी मुझे क्लियर। याद है रात को उस दिन हम पिछले चुनाव में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हमने एक ब्रेकिंग दिया था आप ही के चैनल पे, आप भी थे उसमें, और आपके चैनल पे भी सब लोग उस वक्त सबसे ज्यादा इसको खबरें अभी तक कोई देख रहे थे। ये वोट इतना ही इंपॉर्टेंट है राज्यसभा का। पिछली दफा कांग्रेस के 31 वोट थे, एक क्रॉस हुई थी, एक रद्द हुई थी, उनके बचे थे 29 और कार्तिक शर्मा के चले गए थे 29.6 जो कि ऊपर से शिफ्ट होके आए थे वोट रद्द होने से। अगर उसमें बलराज कुंडू का वोट नहीं डला था, 89 वोट थे, इस दफा 2 वोट नहीं डले हैं। अगर बलराज कुंडू का वोट डला होता, अगर कांग्रेस को डला होता तो कांग्रेस का जीत जाता, और अगर कार्तिक शर्मा होता तो उनके 1 प्लस और समथिंग वोट से जीत हो जाती। इनेलो के इस स्टैंड से किसको फायदा, किसको नुकसान, और इनेलो को क्या फायदा क्या नुकसान? आज की डेट में अगर मुझे लगता है कल्पना इसलिए है क्योंकि 37 वोट में से कांग्रेस के 8 वोट अगर रद्द होते या क्रॉस होते, जो बहुत बड़ी एक संभावना, बहुत बड़ी संभावना से कल्पना से परे है की, क्योंकि अभी बातें होंगी बात जब नहीं तक है। ये इसलिए हम अगर में बात कर रहे हैं, अगर मगर में। हाँ, तो अगर मगर में इसलिए है कि फिर भी एनएलडी के वोट को देने का कोई फायदा नहीं था किसी को भी, इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखी। अन्यथा तो जैसे पिछले चुनाव में 2-3 बार के चुनाव में ऐसे हुए, वो कैंडिडेट के अनुसार अपनी वोट देते हैं, चाहे से आर.के. नंद था, उनका कैंडिडेट निर्दलीय था और कांग्रेस के इस वोट से करा था, तो उस वक्त वो हार गए थे, शाही वाला कांड सबको पता है, और डॉक्टर वहाँ सुभाष जीत गए थे। फिर पिछले वाले चुनाव में आज भी कोई कांड होगा, कुछ लग रहा है ऐसा कुछ? क्या अच्छा जितेंद्र, एक चीज मैं आपको बताऊं जितेंद्र, मैं थोड़ी सी देर हम आपसे बात करेंगे, फिर कुछ और भी खबरें थी, और धीमान जी भी आपके साथ हैं कि 2 राज्यों में खेल हो चुका है। जितेंद्र, धीमान जी से हम चर्चा भी करें इसी बीच, 2 राज्यों में खेल हो चुका है वोटिंग को लेकर, बिहार में और उड़ीसा में। हुई उसके बाद आप और मैं अंदर थे जब आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस के एमएलए ने थंब के साथ एक दूसरे को बधाई दी, तो वो उससे संकेत था कि कांग्रेस के एमएलए की वोट इतनी है कि उनका कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, इसकी संभावना ऐसे लग रही है। दूसरा जितेंद्र, सवाल एक था, क्योंकि हम हरियाणा पर बात कर रहे हैं और जो क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, खेल होने की बात हो रही है, जो आपने सवाल किया, धीमान जी आपके साथ हैं, तो 2 राज्यों में खेल हो चुका है। महागठबंधन ने बिहार में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार और आरजेडी के 1 उम्मीदवार ने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया, और ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी के एमएलए से, बीजेपी के नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। एक जरूर चर्चा हो रही है, वो पता लगेगा जब रिजल्ट निकल आ जाएगा कि कांग्रेस के कुछ एमएलए ने वोट तो क्रॉस किया है, ऐसा तो पक्का लग रहा है। अनऑफिशियली एक दूसरे से चर्चा में, पत्रकारों के साथ चर्चा में ये बात सामने आई है, और इस बार का जो वोट क्रॉस करने वाले लोग हैं, जो अभी तक सूचना आई है, वो सूचना में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के ऊपर भी आक्षेप लगने वाला है, ऐसे लोगों का जिन्होंने वोट क्रॉस किया है। ये बहुत बड़ी खबर है चैनल के लिए भी और दर्शकों, ये भी बड़ी खबर है, जिसके खास नेता के वो खास लोग माने जाते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोगों ने क्रॉस किया वोट, अच्छा ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन वो जब वोट रिजल्ट सामने आएगा तो पता लगेगा, क्योंकि वोट इस बार जो गुट हम कहते हैं, हुड्डा गुट है। मैं अभी किसी अच्छा, गुट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अच्छा। किसका वोट क्रॉस होगा वो केवल एक बंदे को पता है, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था कांग्रेस का। वोट दिखानी जरूरी थी, जैसे पिछली दफा भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव थे बंसल, जो प्रभारी थे। एक वोट जो रद्द हुई है, वो रद्द क्यों हुई है, वो ये सही से देख नहीं पाए कि इसने वो टिक मार्क, उस कैंडिडेट ने टिक मार्क कर रखा है या एक लिखा हुआ है। इस बार कांग्रेस के लोगों की रणनीति थी कि पूरे होशो-हवास में 2 लोग थे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रह लिए, एडवोकेट भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो थे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, या बीके हरिप्रसाद थे। तो इस बार बड़ी जिम्मेदारी को लेने का भी कोई बड़ा कारण रहा